जो नौकरी की जद्दोजहद में आए तब लगा कि नहीं दुनिया ये है। थोड़ा सीरियस हुए। इंटरनेट की दुनिया और गैजेट्स पर सीमित नहीं थे, उन्होंने जीवन को जिया था, लोगों के बीच रह के उन्होंने सीखा था, देखा था, तभी वो लिख पाए। एक तो आपके पास धैर्य की कमी है, आप शॉर्टकट चाहते हैं। जब तक आप अपने बारे में स्पेस नहीं देंगे ना, थिंकिंग डेवलप नहीं करेगी। जब तक थिंकिंग डेवलप नहीं करेगी आप कुछ कह नहीं पाएंगे, कुछ लिख नहीं पाएंगे पॉजिटिव। दाल रोटी के जद्दोजहद से जब हम ऊपर उठेंगे ना, तभी हम कुछ अच्छा सोच पाएंगे। जब भी मौका लगे थोड़ा अपने आप को मोबाइल से दूर करें, बच्चों को प्रेरित करें कि थोड़ा मोबाइल से दूर हटो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सुरभि आपके साथ इम्पैक्ट लाइव पर, और हमेशा की तरह आज फिर एक स्पेशल टॉपिक और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। तो आज कला और साहित्य में ख़ास तौर से बात करेंगे साहित्य की। साहित्य एक ऐसी विधा है जिसे हम समाज का दर्पण कहते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मिरर होता है कि जो हम साहित्य में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं समाज की ही बातें होती हैं और उसका असर भी समाज पर पड़ता है। लेकिन साहित्य भी उसी तेज़ी से बदला है जिस तेज़ी से हमारा समाज बदला है। बहुत सारी और तमाम बातें हैं जिसके लिए हम आज बात करेंगे आज के मेहमान से। हमारे आज के मेहमान, मैं पहले बता दूं कि उनका परिचय क्या है। वो हैं, पेशे से तो सरकारी अधिकारी हैं, वो सहायक आयकर आयुक्त हैं, लेकिन मन कहते हैं ना, रमता जोगी बहता पानी वाला उनका मिजाज है। घूमते रहते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग ब्लॉग करते हैं, ब्लॉगर हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। संडेज़ को उनका कॉलम आता है रेगुलर, वो बिना नागा मैं उनका कॉलम पढ़ती हूँ क्योंकि कभी भी मिस नहीं हुआ आज तक। साथ ही उनकी दो किताबें प्रकाशित हुई हैं, अभी औरों की तैयारी हो रही है। तो इसके साथ, इतनी चीज़ों के साथ जब आप साहित्य पर बात करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो मनीष वर्मा सर हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो हम सबसे पहले साहित्य पर नहीं, सबसे पहले मैं आपसे कुछ और पूछना चाहूँगी। शुरुआत आपने कैसे की, अपनी शुरुआत, करियर, बचपन कैसे शुरुआत की? बचपन की जब बातें करेंगे हम, तो आम बच्चों की तरह हमारा बचपन था। मदर फादर दोनों वर्किंग थे, तो जिस तरह बच्चों का बचपन पहले हुआ करता था, आज की जब बात करते हैं तो बच्चों की दुनिया सिमट कर रह गई है। मोबाइल, गैजेट्स, टीवी। हमारे समय में एक स्वच्छंद आकाश था हमारे लिए। खेलते थे, कूदते थे, चोट लगती थी, घूमते थे, लड़ाई करते थे, तमाम तरह की चीज़ें थी। तो उस तरह से बचपन की शुरुआत हुई। और बचपन में कभी हम लोगों ने, उस वक्त दिमाग में ये बातें नहीं है कि करना क्या है। फादर कहा करते थे कि बेटा 10th बढ़िया से दो, आयरन गेट है ये। कुछ समझ में नहीं आता था, लगता था बस पढ़ना है और फर्स्ट डिवीज़न ले आना है। वो एक माइलस्टोन वो था कि बस चलो फर्स्ट डिवीज़न ले आना है। धीरे 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 ग्रेजुएशन तक भी बहुत सीरियस नहीं थे। उसके बाद से जो नौकरी की जद्दोजहद में आए तब लगा कि नहीं दुनिया ये है। थोड़ा सीरियस हुए, फिर नौकरी में आ गए, नौकरी में आए, फिर धीरे 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 अब साहित्य की रुझान कहिए, अचानक से तो नहीं कहेंगे। स्कूल में लिखते थे, बाद में डिपार्टमेंट में आए तो डिपार्टमेंटल मैगजीन्स में भी हमारी कहानियाँ, हमारे लेख छपे हैं। फिर 2 किताबें हमारी निकल कर आई जो आपके समक्ष हैं, फ्लैशबैक और मनु कहीन। तो इस तरह से हमारे जीवन की शुरुआत हुई जो आपके सामने अभी है जी। तो ये तो आपका सफ़र रहा। साहित्य के सफ़र में के बारे में अगर बात करें तो साहित्य की पूरी जर्नी जो प्राचीन काल से लेके आज तक है, इसमें जो हमने देखा है एक बड़ा परिवर्तन आया है। और मुझे लगता है कि इंटरनेट युग आने के बाद एकदम से चीज़ें बदली हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो परिवर्तन है, जो चीज़ें पहले से अब में दौर में जो बदली, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बदलाव तो हमेशा अच्छे के लिए होता है। और जब हम बातें करेंगे पहले के साहित्य की और आज के साहित्य की, तो मेरे लिए मामूली से लेखक का इस पर टिप्पणी करना शायद बहुत माकूल नहीं होगा। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कुछ बताने की। तो बौद्धिक स्तर जो आपका होता है ना, तो पुराने समय के लोगों का जो बौद्धिक स्तर था और आज के समय के लोगों का जो बौद्धिक स्तर है, तो बौद्धिक स्तर में परिवर्तन आया। पहले जो लोग लिखते थे उनके सामने बहुत सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। इन्फॉर्मेशन का वो नेटवर्क नहीं था उनके पास, वो गूगल बाबा नहीं थे उनके पास, जिन्हें मैं गूगल बाबा कहता हूँ। सर्च इंजन्स नहीं थे बहुत सारे। आज के लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ फंसा कुछ पूछ लिया किसी से, कहीं चले गए, सोशल मीडिया आपके सामने। पहले वो बातें नहीं थी, लेकिन हाँ, इससे किसी की क्षमता पर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं किया जा सकता। जो उस वक्त लिखते थे उनका एक विज़न था, उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है, और उन चीज़ों को देखकर उनसे प्रेरणा लेकर हम लोग आगे बढ़े। और आज जो हम लोग कर रहे हैं
तो आज भी लोग बढ़िया लिख रहे हैं उनके। हाँ बताइए। इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि जब इनके पास गूगल नहीं था, सर्च इंजन नहीं थे, हर जानकारी के लिए उनको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए था। वो लोग बाहर जो देखते थे, और तब इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखना, वो एक तारतम्य बिठाना, एक विज़न जो उनके पास था, उन चीज़ों पर लिखना, उसके मुकाबले आज जब ये बहुत आसान हो गया कि हम लोग गूगल निकालते हैं, हज़ार चीज़ें देखते हैं नेट पे और तब हम लिखते हैं, तो ये अब बहुत आसान नहीं है। और इस मुकाबले वो लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, तो वो कहीं ज़्यादा काबिलियत रही उनकी, ऐसा इस बारे में क्या कहेंगे? काबिलियत तो थी उनकी, नकारा नहीं जा सकता है। और जो भी उन्होंने लिखा वो समाज का दर्पण था। समाज में आगे जो घटनाएं घटित हो रही थी उसके बारे में लिखा उन्होंने। वो विज़न था उनका। वो विज़न क्यों और कैसे आया, इसको समझने की हम कोशिश करें। वो सीमित नहीं थे, इंटरनेट की दुनिया और गैजेट्स पे सीमित नहीं थे। उन्होंने जीवन को जिया था, लोगों के बीच रह के उन्होंने सीखा था, देखा था, तभी वो लिख पाए। बहुत फाइन चीज़ को लिखा है उन्होंने, जो हम लोग को लगता है कभी कभी कि बिल्कुल बेकार सी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप उसके जड़ में जाएंगे ना, तब पता चलेगा कितनी गहरी चीज़ें हैं। आपने उनके बारे में सुना होगा, राहुल सांकृत्यायन के बारे में। तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा उनका अनुभव था, जो उन्होंने घूमा है पूरा, अदरवाइज नहीं लिख पाते। प्रेमचंद को देखिए ना आप, कितनी सहजता और सरलता से इतनी बढ़िया चीज़ें उन्होंने लिखी है आसपास की चीज़ों को लेकर, कि आज भी प्रेमचंद जो है ना एक स्तंभ की तरह है। जो भी हिंदी भाषा में लिखता है ना, तो प्रेमचंद को कहीं ना कहीं अपना गुरु मानता है वो। और आज हम भी लिख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश रहती है कि उस सहजता और सरलता से लिखें। जितने सहज शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, आसपास के माहौल से जो चीज़ें उठाई, बस क्या कहें उनके बारे में, बस नतमस्तक है उनके सामने हम। तो ये मुझे एक चीज़ जो लगती है कि आपके जनरेशन तक तो साहित्य का जुड़ाव दिख रहा है, सामने दिख रहा है, लेकिन अब यंग जनरेशन जो है और आगे माने, इनमें यंगस्टर्स में कहीं भी खास तौर पर हिंदी साहित्य, इसके प्रति रुचि कम से कमतर होती जा रही है। गिने चुने नाम ऐसे हैं लड़के लड़कियों के यंग में जो साहित्य सुविधा या कविता से जुड़े हैं। तो क्या ये हिंदी के लिए और साहित्य के लिए सोचनीय विषय नहीं है? इसमें दो बातें हैं। एक तो आपके पास धैर्य की कमी है, आप शॉर्टकट चाहते हैं। और दूसरी बात जो बहुत अहम बात है, मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, कि अपने लिए स्पेस दो, थोड़ा स्वार्थी बनो। रात में सोने के वक्त एक बार 5 मिनट के लिए सोचो कि तुमने दिन भर क्या किया है। जब तक आप अपने बारे में स्पेस नहीं देंगे ना, थिंकिंग डेवलप नहीं करेगी। जब तक थिंकिंग डेवलप नहीं करेगी, आप कुछ कह नहीं पाएंगे, कुछ लिख नहीं पाएंगे पॉजिटिव। अपने आप को अपने दायरे में सीमित कर रखा है। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बिल्डिंग पहले ही बनती थी, आज भी बिल्डिंग बनती है। आज की बिल्डिंग की एज हम लोगों ने बना ली, चलो 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 100 ईयर्स। उसका बिल्डिंग धाराशायी हो जाती है, बहुत बुरे स्थिति में आ जाती है। अपार्टमेंट्स बनते हैं, आप देखेंगे 20 साल के बाद लगता है कि यार कितना पुराना अपार्टमेंट है ये। अब आप देखिए, जो पुरानी बिल्डिंगें बनती थी 1000 साल पहले की बनी हुई है, आज भी सही है। मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में जो नवाबों ने बनाया है ना, उसके बाद शायद उतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं बनी वहाँ पर। आज भी इंटैक्ट है, कहीं पर लगता ही नहीं कि वो टूट फूट वाली बात है। क्यों बना, उस कभी समझने की कोशिश किया आपने? उस वक्त मजदूरों पर जो बनाते थे उन पर यह दबाव नहीं हुआ करता था कि आज का आज ख़त्म करना है। टाइम बाउंड नहीं थे वो। दाल रोटी की समस्या उनके सामने नहीं थी। तो दाल रोटी के जद्दोजहद से आप ऊपर उठेंगे ना, जब वो समस्या आपकी ख़त्म होगी ना, तो आपकी कल्पनाशीलता बढ़ेगी, आपकी जो काम करने की क्षमता है ना वो बढ़ेगी, आप स्वतंत्र होकर काम कर पाएंगे। बहुत सटीक बात कही आपने। और इसी से जुड़ी चीज़ मुझे लगता है यही चीज़ पत्रकारिता के साथ भी है, कि पहले के जो पत्रकार होते थे, पत्रकार होने का मतलब है पकड़, उनके पास कुछ नहीं है, वो बस काम करते थे। लेकिन अब पत्रकारिता के साथ कहीं ना कहीं वो पहले ये देखना होता है कि पैकेज क्या मिल रहा है। तो इससे पत्रकारिता में कितना फ़र्क आया है? देखिए, मैंने अभी पहले ही कहा ना कि दाल रोटी के जद्दोजहद से जब हम ऊपर उठेंगे ना, तभी हम कुछ अच्छा सोच पाएंगे। पहले की पत्रकारिता, जैसा आपने कहा, बिल्कुल फक्कड़ तरीके से होती थी। समाज से लोग जुड़े होते थे, उनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था ना, वो समाज के लोग थे। आज भी है उनका, लेकिन आज हम लोग पैसा को पहला स्थान देते हैं। तो कहाँ से आप बहुत पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ पाएंगे? हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, बेचारे दाल रोटी के लिए काम कर रहे हैं, सही बात। उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन चाहे अनचाहे क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ तो हो ही रहा है। तो चलिए, ये तो हमने मान लिया कि जो हालत है, जो स्थिति है समाज की, उसमें हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ होता है, थोड़ा उसको लेके चलना होगा हमें, इसके लिए कुछ नहीं करते। लेकिन बहुत लीडिंग
हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं जिसमें मैंने पढ़ा बोलचाल में हम लोग अंग्रेज़ी हिंदी इंग्लिश ही बोलते हैं। तो ये पत्रकारिता और साहित्य की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में मैंने देखा कि भले ही बातचीत में हम इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, बात बात में अंग्रेज़ी बोलते हैं, लेकिन जब हिंदी की बात करते हैं, हिंदी भाषा के साहित्य की, अखबारों की, किताबों की, तो उसमें भी ऐसे ऐसे अंग्रेज़ी के शब्द हैं जहाँ हम हिंदी लिख सकते हैं। कुछ शब्द जैसे टेबल है, टेबल की हिंदी नहीं मिलती है, उर्दू आपको मेज़ मिल जाएगी। तो ये हमने विदेशज में इसको अपना लिया है। लेकिन एक हिंदी कहानी या आर्टिकल मैं पढ़ रही थी किसी लीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर में, उसमें रिस्पॉन्स, वेट, एक्सपीरियंस ये सारे शब्द लिखे हुए थे और हिंदी कहने के लिए थी, उसमें बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी के शब्द थे। तो अगर हम ऐसे हिंदी समाचार पत्र या हिंदी किताबों में लिखेंगे, तो फिर हिंदी को जो आगे बढ़ाने की, उसका स्थान देने की बात हो रही है, तो उसके साथ हम कहाँ तक न्याय कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे? मेरी नौकरी अहमदाबाद में लगी 96 में। तो जुलाई में मैंने ज्वाइन किया। सितंबर महीने में हिंदी दिवस आता है, तो हिंदी प्रतियोगिता हो रही थी, मैंने ऐसे कंपटीशन में भाग लिया पहली बार। तो जिस दिन ऐसे कंपटीशन था, उस दिन हम हिंदी अधिकारी के कमरे में गए थे कुछ काम से। तो उनके टेबल पर एक इंग्लिश का कोट लिखा हुआ था, मुझे आज याद नहीं है क्या कोटेशन था वो। मुझे लगा उस वक्त, जो मेरे मन में बात आई, कह सकते हैं बहुत मैच्योर नहीं था मैं उस वक्त, शुरुआती नौकरी थी, दौर था वो नौकरी का। तो मैंने उस कोट को नोट कर लिया और हिंदी का जब निबंध लेखन का वक्त आया, तो मैंने सबसे पहले उसको कोट किया कि आज मैं हिंदी अधिकारी के कमरे में गया और वहाँ पे इंग्लिश का कोट था। मुझे ये लगा ना कि हिंदी अधिकारी जो है ना, वो हिंदी अधिकारी हैं, वो इंग्लिश कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल विरोधाभास है। मुझे बाद में डर भी लगा कि मैंने क्या लिख दिया है, पता नहीं लोग एक्सेप्ट करें कि नहीं। और बहुत आश्चर्य की बात है कि मैं द्वितीय स्थान पाया उसमें। क्या बात है। तो आज भी मैं देखता हूँ ना, जो आपने बात कही शब्दों की, तो हिंदी तो उर्दू से समृद्ध हुई है, उर्दू के शब्द आए हैं इसमें। और एक सामाजिक स्वीकारता एक बात होती है, जब हमने समाज में स्वीकार कर लिया है इस शब्द को, ट्रेन को स्वीकार कर लिया है हमने, तो वैसे स्थिति में अगर हम ट्रेन को उसका हिंदी ढूंढना चाहें तो 100% में 90% लोग समझ ही नहीं पाएंगे। रिक्शा वालों को पटना में अगर आप बोलें कि भैया सचिवालय चलना है, तो ये सब कहाँ है, तो सेक्रेटेरिएट चलना है। अरे बोलिए ना सर, सेक्रेटेरिएट चलना है, हिंदी में बोलिए। हाँ हिंदी बोले, सेक्रेटेरिएट चलना है। तो वही बातें हैं। तो हम लोगों ने समाज में इसको स्वीकार कर लिया है, और समाचार पत्र में जो लिखते हैं लेख, वो भी समाज से अलग नहीं है। तो जो समाज ने स्वीकार कर लिया है तो वो भी लिख रहे हैं, तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और जो तकनीकी चीज़ें हैं ना, लिखने जब बैठेंगे आप, हिंदी बोलने बैठेंगे या इंग्लिश बोलने बैठेंगे, अगर तकनीकी चीज़ को देखेंगे आप, तो ना बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे। तो वहाँ पे थोड़ा तकनीकी चीज़ों को किनारे करें, क्योंकि आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। एग्ज़ाम में तकनीकी चीज़ आएंगी, ग्रामर आएगा उसका, लेकिन यहाँ पे ना ग्रामर है ना तकनीक। यहाँ पर बस एक सर्वग्राह्यता की बात होती है, और सरलता और सहजता से एक प्रवाहमय जिसको बोलते हैं ना, एक फ्लुएंसी वो होनी चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है कि हम समाज में एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। जो एक्सेप्ट कर लिया गया वही भाषा जो हमारे लिए कन्वीनियंट है, जिसमें हम सबसे सहज होते हैं बात करने में, और वो आज के दौर में इंग्लिश है। तो हमारे लेखन में भी वो इंग्लिश चल रही है, अपनी छाप छोड़ रहा है, छोड़ रहा है। एक चीज़ और मैंने देखा है, और लोगों की भी ऐसी प्रतिक्रियाएं आई हैं आपकी दोनों किताबों पर, कि जो आप प्रेमचंद जी के बारे में कह रहे थे, मुंशी प्रेमचंद, तो बहुत सहजता, क्योंकि मैंने भी आपकी किताबें पढ़ी हैं। एक ये फ्लैशबैक जो अपने ही अतीत के बारे में है, और एक मनु कहिन, ये बहुत आसपास की रोज़ की चीज़ों में, हम ऑफिस जाते हैं, आते हैं, हम सड़क पर निकलते हैं, हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, उन्हीं से उठाई गई चीज़ें हैं, और बहुत सहजता से लिखा आपने। तो जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते होंगे, तो पढ़ के समझ सकते हैं। मेरा सवाल ये है इसके अलावा, कि आप जिस पद पर हैं, आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, आप बहुत व्यस्त होते हैं, तो इतने बिजी शेड्यूल में लिखने के लिए समय कैसे निकाल लेते हैं? मैंने कहा ना आपको, अपने बारे में थोड़ा सोचिए, स्पेस दीजिए और थिंकिंग को डेवलप कीजिए। आप जब घर से बाहर निकलेंगी ना, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी जो अननोटिस्ड होती हैं। जब आप लिखेंगी ना, तो लोगों को लगेगा अरे यार तो मेरे साथ गुजरा था, बिल्कुल, है ना। तो वही चीज़ तो होती है, वो कुरेदन होती है एक। आप कुछ देख रही हैं रास्ते में,
जैसे मैं बता रहा हूँ, एक जगह मैंने लिखा लाइफ बिगिनस एट 50, तो किसी ने उस पर लिखा कि 20 ईयर्स ऑफ एज प्लस 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सबके अलग अलग डेफिनेशन है। चलिए उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैंने उस पर वो लिखा ना कि 50 वर्ष तक जो आप ज़िंदगी जीते हैं वो तो दौड़ भाग की ज़िंदगी होती है। पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, शादी करनी है, बच्चे होते हैं, पढ़ाई, सुबह सुबह माँ बैठ के उनको टिफ़िन बनाती हैं, आप उनको स्कूल छोड़ने जाते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं, 12th के बाद की बात होती है, जब किसी लाइन पे जाते हैं तो आपकी उम्र 50 के आसपास हो जाती है। उसके बाद आपका काम ख़त्म नहीं होता है, लेकिन आपके काम का दायरा चेंज होता है, डायमेंशन चेंज होता है, उसका नेचर चेंज हो जाता है। फिर आप एक दूसरे तरीके से सोचते हैं आप उसको। तो आप जब सोचेंगे ना तो बहुत तरह की बातें आएंगी, फिर लगेगा कि पूरी किताब क्या, पूरी मतलब 2-4 वॉल्यूम आ जाएगी इसकी। तो बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत सतही से लेकर बहुत तह तक हमने बातें की साहित्य के बारे में, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में, और अब समय है चलने का। तो चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप साहित्य को लेकर? जब भी मौका लगे थोड़ा अपने आप को मोबाइल से दूर करें। बच्चों को प्रेरित करें कि थोड़ा मोबाइल से दूर हटो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और कुछ पढ़ो। पढ़ाई की शुरुआत हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गीता पढ़ो, तुम उपन्यास पढ़ो, तुम पेपर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। एक हैबिट डालो पढ़ने की। पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक पढ़ोगे नहीं ना, लोगों के विचार नहीं जानोगे, तो अपनी बातें कैसे कहोगे। कल ही मैं पढ़ रहा था, फेसबुक पर पढ़ रहा था मैं, तो मैंने कुछ कमेंट भी किया उस पर। एक टॉपिक पर पटना की एक जानी मानी लेखिका है, उन्होंने लिखा, नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा, मैं उन पर नकारात्मक टिप्पणी भी नहीं कर रहा हूँ। साइबर कॉन्ट्रिया पे लिखा उन्होंने। तो साइबर कॉन्ट्रिया क्या है कि लोग आजकल कहीं भी जाते हैं ना, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे चाहे कहीं जाएंगे, उसके बारे में पहले गूगल तलाश लेते हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा ना, गूगल में जो विकीपीडिया वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं चेंज होती हैं। ऐसा नहीं कि वो इन्होंने जो लिख दिया वो गॉस्पेल ट्रूथ है। तो आप, ठीक है, मैंने उस पर टिप्पणी अपनी दी कि ये कहीं ना कहीं एक परस्पर फेथ जो है ना कहीं टूटता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज़ समझौता कर रहे हैं। गूगल की तलाश करें, आपके ज्ञान को समृद्ध करेगा, लेकिन अपने विवेक को हमेशा सामने रखें, उसको जज करने की कोशिश करें, तर्क की कसौटी पर रखें। तो मैंने कहा कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि साइबर कॉन्ट्रियल जो इफेक्ट है ना, उसका शिकार हम लोग हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर साहित्य के दौर को देखते हुए मनीष वर्मा सर का यही कहना है कि मोबाइल देखिए, पर थोड़ा सा उसमें से वक्त चुराइए, अपने बारे में सोचिए, तब आप साहित्य के बारे में सोच पाएंगे। अगर साहित्य में रुचि है या अपनी जो भी आपकी क्वालिटी है उसके बारे में सोच के उसको एनहांस करना है, निखारना है। सर, आपने मतलब बहुत कीमती वक्त दिया और बहुत सारी बातें बताई। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, आपसे होगी फिर मेरी मुलाकात। ऐसे ही मिलती रहूंगी आपके साथ नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। थैंक यू। Right.